सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चा लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और आज से शुरू हो रही है काजोल मैम सिग्नेचर सीरीज बिजनेस स्टडीज के लिए। तो बच्चों, बिजनेस स्टडीज के अंदर इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से, क्योंकि पूरा चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है संकल्प सीरीज के अंदर, तो वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो अब जब सिग्नेचर सीरीज में हम लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाले हैं अब से, तो उसके अंदर कोई चेंज है क्या? देखो, रिसोर्स में तो कोई चेंज नहीं है। हम लोग वहां पर भी एनसीईआरटी से पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर भी एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी की ही पीडीएफ ओपन कर रखी है। मैं आपको पूरे एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी, यहीं पे आपको लाइन टू लाइन सारी चीज़ों का मीनिंग समझाऊंगी। बट येस, डेफिनेटली अब हमारे वही डिटेल लेक्चर्स होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। मेमोरी ट्रिक आपको डेफिनेटली यहाँ पर भी मिलेगी, यानी कि सब कुछ जो आप लोग चाह रहे थे वो सारी चीजें अब से आपको मिलने वाली हैं। ठीक है बच्चों, बस मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? रेगुलर अटेंडेंस। रेगुलर आप लोग क्लास को अटेंड करें, आप लोग फीडबैक दें, आप लोग कमेंट्स में आंसर दें। बस यही मुझे आप लोगों से चाहिए, यानी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बस मुझे इस चीज का एक अपडेट मिलता रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि चैप्टर नंबर 2 में वो कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी समरी नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले जो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो चीज हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे वो होगा बेटा मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या कवर करेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग कवर करेंगे। फिर कहीं ना कहीं हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद वैल्यूज, विद टेक्निक्स, ठीक है, और विथ प्रिंसिपल ऑफ साइंस। ठीक है, मीनिंग समझेंगे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, फिर इन तीन कॉन्सेप्ट्स के साथ इसका एक कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेचर। नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, किस चीज के? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस या फिर जिसे आप किस नाम से जान सकते हो? इंपॉर्टेंस। किस चीज की इंपॉर्टेंस बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद दो प्रमुख दिग्गज हैं यहाँ पे, टेलर और फेयोल। इन लोगों ने हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो सबसे पहले हम टेलर का पोर्शन कवर अप करेंगे, जिसमें जो टेलर साहब हैं हम लोग इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी बायोग्राफी पढ़ने के बाद इन्होंने हमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, हम वो पढ़ेंगे। एज वेल एज इन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स दी हैं, हम उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और दिग्गज आदमी है हमारे पास, फेयोल। इन्होंने भी अपने कुछ 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट एक टॉपिक बचेगा बेटा, जिसके अंदर एक शॉर्ट कंपैरिजन होगा, टेलर वर्सेस फेयोल। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स है, ये टॉपिक्स है जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जब हम चैप्टर को पढ़ने बैठते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे वो टॉपिक कवर होते जाएंगे आप उस पर टिक लगाते जाइए कि ठीक है भाई, हम लोगों ने ये टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक बच्चों, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा पढ़ना। ये है आपका, देखो चैप्टर नंबर 2, नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको हर चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में ही कुछ केस स्टडीज प्रोवाइडेड है। हर केस स्टडी को एक्सप्लेन करूंगी मैं एक डिफरेंट तरीके से अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर अब तक भी आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। काजोल बियॉन्ड बुक्स, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मैं एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने भी केस स्टडीज यहाँ पर गिवन है, वो सारी की सारी केस स्टडीज मैं वहां पर कवर अप करूंगी, वहां पर समझाऊंगी, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी केस स्टडीज आपको यहाँ पे दिख रही है वो मैं सारी चीजें आपको वहां पर समझा दूंगी। ठीक, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, विद द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, आखिरकार ये चैप्टर क्या है। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 1 ने तुम्हें पूरी तरीके से फैमिलियर करा दिया कि मैनेजमेंट क्या है ना। आप लोगों ने वहां पे ये समझ लिया कि मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस होती है जहां पर हम लोग मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में रहकर काम करते हैं, 5 फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाना चाहिए, यानी कि सही टाइम पर भी हो जाए और कम से कम कॉस्ट के साथ हमारा जो वो टारगेट है वो अचीव हो जाना चाहिए।
फिर हम लोगों ने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि मैनेजमेंट कैसा होता है भाई, इंटेंजिबल है, ग्रुप एक्टिविटी है, कंटिन्यूस है, परवेसिव है, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, लेवल पढ़ लिए, नेचर पढ़ लिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो वहां से आपको मैनेजमेंट का पूरा आइडिया हो चुका है कि मैनेजमेंट वो क्या चीज है। लेकिन बेटा ये मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है, इस मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। भाई देखो बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजन लेने होते होंगे ना। आप खुद सोचो, मान लो आज आप क्लास 12th में हो बेटा, अब क्लास 12th में ना बच्चा बड़ा परेशान होता है अपने करियर को लेकर। ठीक है, एक तो बच्चा देखो परेशान वो होगा जो आगे की प्लानिंग कर रहा होगा, जो प्लानिंग ही नहीं कर रहा होगा भाई वो तो परेशान नहीं होगा, वो तो कह रहा होगा जी गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो, अभी पहले क्लास 12th कर लेते हैं, आगे की आगे सोच लेंगे, तो वो तो टेंशन में नहीं होगा। लेकिन एक बच्चा जो आगे की प्लानिंग कर रहा है, जो अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं क्या करूं आगे, मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको डिसीजन लेना है ना। अब उस डिसीजन को लेने के लिए आप गाइडेंस सीख करते हो, आपको गाइडेंस चाहिए कि कहीं से मुझे वो गाइडेंस मिल जाए। तो उस गाइडेंस के लिए आप अलग अलग सोर्स ढूंढते हो, कई बार इंटरनेट को अपना सोर्स बनाते हो। आजकल ये हमारे जेमिनाई और चैट जीपीटी भी बहुत सारे हमारे गाइडेंस के लिए हमारे मेंटोर्स बने बैठे हुए हैं। आप अपने टीचर्स से ये एडवाइस लेना पसंद करते हो, आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, आपके रिलेटिव में कोई होता है, कोई फ्रेंड आपको गाइडेंस दे जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब आपको कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन जब आपको लेना होता है बेटा, तो कहीं ना कहीं आप एक गाइडेंस यहाँ पर ढूंढ रहे होते हो। और आपको मैं एक बात बताऊं सच्ची सच्ची, कभी भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ना बेटा, तो सबसे पहली गाइडेंस आप अपने पेरेंट्स से लिया करो। उनसे बड़ा गाइड करने वाला आपको लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। देखो कई बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे पेरेंट्स ने उतनी एजुकेशन नहीं ली है, वो इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो सब चीजें बता सके। चलो ठीक है, एजुकेशन के मामले में मैं कह देती हूँ कि चलो उनको वो चीज नहीं पता होगी, लेकिन बेटा लाइफ के उनके ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ना, जो आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारी गाइडेंस दे जाएंगे। तो कभी भी अगर जिंदगी में किसी मुसीबत में फंसते हो या कभी भी परेशान होते हो ना, तो कभी अपने पेरेंट्स से उस बात को कहने से झिझकना मत, कभी परेशान मत होना, कभी ये मत सोचना कि यार पेरेंट्स को नहीं बताना है। पेरेंट्स को बताना है, उनके साथ उस चीज को डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनकी प्रॉब्लम, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस मिल जाएगी, आपको एक सजेशन उनकी तरफ से मिल जाएगा, जिसके अंदर अपनी सिचुएशन को एडजस्ट करते हुए आप कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल जाओगे। और आपको पता है इसी पूरी स्टोरी के अंदर मैंने आपको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक हिंट दिया है। एक मैनेजर भी बेटा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है ना, भाई मैनेजमेंट है उसमें मैनेजर्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं ना। एक बंदा अपना बिजनेस चला रहा है, उसे बिजनेस से बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि वर्कर को कितनी सैलरी देनी है, उनके वर्किंग आवर्स कितने रखने हैं, मुझे किसको कितनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या होना चाहिए, क्या मुझे पॉलिसी बनानी है, किसी काम को करने का मुझे क्या मेथड सिलेक्ट करना है, उसको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। अब वो ये डिसीजन कैसे ले, उसको भी लगता है कि कोई आए और उसको गाइड करे, वो ये सब चीजों को कैसे कर पाएगा। अब जैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अब अकाउंटेंसी के अंदर हमें एक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करनी होती है। तो बेटा अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, आपने गोइंग कंसर्न पढ़ा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा। यानी कि जब भी एक अकाउंटेंट बैठता है अकाउंटिंग की प्रोसेस को फॉलो करते हुए, तो उसको पता है कि यार ये बेसिक रूल्स है जो मुझे फॉलो करने हैं, मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, है ना। तो वहां पर वो जब डिसीजन ले रहा होता है तो उसको वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइड कर देते हैं, वो अकाउंटिंग प्रोसेस में उसको मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है। इन अ सिमिलर वे बच्चे, जब हमें मैनेजमेंट के अंदर कुछ मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं, लोगों के बिहेवियर को यहाँ पर हमें गाइड करना होता है, तो एक मैनेजर को भी चाहिए यार कि मुझे भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस दे दो जिसको मैं फॉलो करके यहाँ पर डिसीजन ले पाऊं। अब तुम रोज एक अपने प्यारी जगह पर जाते हो, रोज सुबह उठते हो, अच्छे मस्त से नोने बाबू बन के तैयार होके अपने स्कूल जाते हो। अब आपके स्कूल वालों ने भी ना कुछ गाइडलाइंस बना रखी होती है कि स्कूल आने का समय क्या है, नियम कानून भी हैं,
लेकिन उनके अंदर कुछ फ्लैक्सिबिलिटी भी है ना, कई बार वो नियम कानून बदल भी जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जैसे कि सर्दियों में टाइम अलग कर देते हैं, गर्मियों में टाइम अलग कर देते हैं, पेपर के टाइम पे अलग टाइमिंग्स हो जाती है, तो चीजें तो चेंज हो रही है ना, टाइमिंग चेंज हो रही है, लेकिन एक गाइडलाइन है कि यार स्कूल का टाइम इतने से इतने समय तक होता है, उसके बीच में ही हम चेंजेस कर सकते हैं। बच्चे को हम लोग कह सकते हो कि वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे समर और विंटर के अकॉर्डिंग, सीजन के हिसाब से हम बच्चे की ड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ गाइडलाइन सेटअप कर रखे हैं कि अगर कोई बच्चा लेट आता है तो हम उसको क्या पेनल्टी और पनिशमेंट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो गाइडलाइंस है जो उनको स्कूल को चलाने में मदद कर रहे हैं, आपको उस स्कूल में जाने में मदद कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि आपको भी किस तरीके से वहां जाकर रहना है, काम करना है, पढ़ना लिखना है, कैसे करना है, सब चीजें पता है। टीचर्स को भी पता है कि यार उनको भी जाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी क्लास से पढ़ाना है, तो ये सब चीजें पता है क्या है बेटा, ये सब चीजें गाइडलाइंस है, जिसके हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला जो पर्सन है वो डिसीजन ले सकता है और उसका बिहेवियर ही उसी के अकॉर्डिंग गाइड होता है। तो बेटा यही होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी बोला जाता है कि दीज आर द ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस। क्या है? ब्रॉड जनरल गाइडलाइंस है, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर की मदद करते हैं कि वो किस तरीके से डिसीजन ले सकता है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन बिहेवियर उसे देखने को मिल रहा है वो उसके साथ डील कर सकता है। ठीक है, चलो आओ दिखाती हूं कि एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। देखो आपको साफ साफ सामने डेफिनेशन दिख रही होगी, तो मेरे साथ साथ उसको पढ़ते हुए चलेंगे। क्या लिखा बेटा? द मैनेजरियल प्रिंसिपल इज अ कीवर्ड्स ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन। ये क्या है बेटा? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है। बार बार मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, गाइडलाइंस गाइडलाइंस गाइडलाइंस, क्योंकि गाइडलाइंस का मतलब ये है कि आप इनके अंदर बदलाव कर सकते हो, ये रिजिड नहीं होते, ये सिर्फ आपके लिए क्या है कि आपको पता चल सके कि क्या करना है, आपको सिर्फ गाइड कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, कोई आपकी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ गाइडलाइंस है। पहले कीवर्ड्स मिल गए आपको। फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में रहकर क्या कर सको बेटा? डिसीजन ले सको। और बिहेवियर से रिलेटेड भी गाइडलाइंस है कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दी ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक, डन। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय का हमें प्रमोशन करना था। अब प्रमोशन करने के लिए मेरे पास क्या गाइडलाइंस है कि भाई कैसे प्रमोशन किया जाता है। तो उन्होंने कहा देखो, प्रमोशन करने के लिए एक मैनेजर क्या कर सकता है? एक मैनेजर या तो सीनियरिटी देखे, भाई जो सीनियर मोस्ट होंगे हम उनका प्रमोशन कर देते हैं, या फिर उन्होंने कहा कि देखो ऐसा भी किया जा सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। प्रिंसिपल ऑफ मेरिट का मतलब है कि जिसकी परफॉर्मेंस का स्कोर अच्छा चल रहा है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहा है हम उसी को प्रमोट करते हैं। यानी कि गाइडलाइंस दो आ गई, या तो सीनियरिटी के बेसिस पर यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रमोट कर दो, यानी कि उनका जितना भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या उनकी वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से कर दो। तो ये गाइडलाइंस है कि आपको किसको फॉलो करना है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको आगे फर्दर डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। ठीक, चलो अब देखो उन्होंने और क्या बात बोली इसके बारे में। वो कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड। उन्होंने कहा मैनेजमेंट प्रिंसिपल लेकिन रिजिड नहीं होते। रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है, फिक्स नहीं है। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई कि ये तो जस्ट एक गाइडलाइंस है आपके लिए। ये क्या है बेटा? आपके लिए सिर्फ एक गाइडलाइंस है, तो इसलिए रिजिड नहीं होते। लेकिन वहीं पर अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस की बात करूं तो बेटा अब यहाँ पर एक कंपैरिजन आ रहा है, किसके साथ? प्योर साइंस के प्रिंसिपल का कंपैरिजन जा रहा है किसके साथ बेटा? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो उन्होंने एक पहला कंपैरिजन तो ये बोला कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मतलब आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो क्योंकि ये जस्ट गाइडलाइंस है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब आपका मन करे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को कहीं पे कुछ कह रहे हो और कहीं पे कुछ ना, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दे डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड दैट हैव टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन बाय द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। अब उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई भी किया कि क्यों मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता है, तुम तो जब साइंस का काम कर रहे हो भाई, जब तुम एक साइंटिस्ट आदमी हो ना यार, तो तुमने जिन चीजों के साथ डील करना है ना वो फिक्स होती हैं, वो चीजें बदल नहीं रही हैं। लेकिन तुम्हें पता है हम तो अनप्रिडिक्टेबल एनिमल्स के साथ डील करते हैं। मैंने कहा अनप्रिडिक्टेबल एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन में? उसने कहा हाँ, ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमन बिहेवियर भाई, ह्यूमन बिहेवियर के साथ हम डील कर रहे हैं। अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं ना भाई, तो ये 10 लोग सारे के सारे अलग बुद्धि वाले लोग हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है। किसी को अगर मुझे मोटिवेट करना होता है तो मैं उसे कहता हूँ भाई तेरा प्रमोशन कर दूंगा, तू काम कर ले अच्छा सा। तो चलो एक ने तो काम कर लिया। जब मैंने यही बात दूसरे को बोली ना कि भाई अच्छे से काम कर ले तेरा प्रमोशन हो जाएगा, कहता मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन वर्मोशन, मैं तो जहाँ काम कर रहा हूँ मैं तो बढ़िया हूँ एकदम। भाई उसे प्रमोशन मोटिवेट ही नहीं कर रहा। तो सारे के सारे ये जो जीव है ना, ये जीव जंतु जो घूम रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, सब अलग बुद्धि के लोग हैं, अलग बिहेवियर है सबका। तो इनके साथ डील करना भाई बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कई बार सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने जो भी ये गाइडलाइंस होती है इसमें बदलाव करना पड़ता है। इसलिए हम इसको रिजिडिटी के साथ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आ रहा है और ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, चेंज होता रहता है और हर किसी के हिसाब से फिर हमें यहाँ पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बात समझ आ गई। चलो भाई ये वाली बात भी समझ में आ गई कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस से किस तरीके से वो अलग है। ठीक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे आपस में डिफरेंट है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसी का कंपैरिजन हम लोग टेक्निक से करते हैं। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या है, देखो टेक्निक का मतलब क्या होता है। जब हम टेक्निक की बात करते हैं कि हमने ये काम इस टेक्निक से किया, इस टेक्निक से क्या मतलब आपने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए होंगे, है ना। जैसे कि आपको कोई एक टास्क दिया गया, मतलब मैंने कहा कि आपको क्या करना है, आपको एक कार्ड बॉक्स बनाना है। ठीक है, आपको एक कार्ड बॉक्स बनाना है और जिसके अंदर आप वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करोगे। तो भाई आपने वो वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से यूज किया होगा, किस तरीके से आपने बनावट की होगी उस कार्ड बॉक्स की, हो सकता है उसके अंदर आपने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज करे हो, कोई एक यूनिक टेक्निक, कोई यूनिक मेथड आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया हो। ठीक है, तो टेक्निक का मतलब क्या होता है, टेक्निक आर दी प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं which involves a series of steps to be taken, जिसके अंदर आपको कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि आप अपने टास्क को पूरा कर सको, है ना। जैसे कि मैंने कहा बेटा मेरा ना बहुत तेज हेडेक हो रहा है, जाओ जाके बढ़िया सी चाय बना के ले आओ। तो आपने क्या किया, आपने उस चाय के अंदर इस तरीके से मसाले डाले। अब भाई वो नमक मिर्च वाले मसालों की बात नहीं कर रही हूँ, चाय मसाला अदरक डाली, तुमने मस्त से चाय को पकाया अच्छे बढ़िया तरीके से और बहुत बढ़िया चाय तुम बना के लेकर आए। तो मैंने कहा भाई ये तो चाय बहुत स्वाद है, ये कैसे बनाई। तुमने कहा मैंने अपनी टेक्निक इस्तेमाल करी है, यानी कि मैंने अपना एक यूनिक मेथड लगाया है, मैंने अपने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करे हैं और इसी तरीके से जब बनाओगे ना, इसी टेक्निक से बनाओगे तो ही बनती है बढ़िया और टेस्टी चाय। तो बेटा टेक्निक्स के अंदर हमें क्या समझ में आ रहा है कि टेक्निक में भी क्या है कि हमने वहां पर भी कहीं हद तक जो स्टेप्स है वो एक रूटीन, मतलब एक सीक्वेंस में आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका टास्क कंप्लीट हो पाएगा। बट फिर से वही बात कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखो वो तो यार गाइडलाइंस है जो आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं, एक्शन लेने में मदद करते हैं जब आप टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हो। मतलब कि जब आप टेक्निक को भी अप्लाई कर रहे हो ना, तो टेक्निक अप्लाई करते हुए भी आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ रहा होगा, अदरक पहले डालूं या मसाला पहले डालूं, दूध पहले डाल के फिर उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूं या पहले पानी में सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फिर दूध डालूं फिर पकाऊं। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कोई डिसीजन लेना है। तो डिसीजन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए जो आपको डिसीजन लेना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। समझ आ रही है बात। तो टेक्निक्स के साथ अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों वैल्यूज के साथ। अब वैल्यूज क्या है, देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज हमें पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, या जैसे जैसे हम बिजनेस में काम करते हैं तो धीरे धीरे उन सभी कह सकते हो कि गाइडलाइंस को हम लोग सीख लेते हैं। टेक्निक्स की मैं बात करूं तो ये टेक्निकल चीज है, ये चीज भी हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि एक ट्रेनिंग है इसके लिए, एक फॉर्मल ट्रेनिंग हो सकती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी और टेक्निक्स के लिए भी। बट बेटा जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज हमें मिलती है हमारी सोसाइटी से। कहते हैं ना कि सोसाइटी का बहुत फर्क पड़ता है, आप कैसी सोसाइटी में रहते हो। आप सोसाइटी में रहते हो का मतलब ये नहीं कि आपका रेजिडेंशियल एरिया कहाँ पर है। सोसाइटी में रहने से मतलब है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, आप कैसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो। और अगर मम्मियों की भाषा में बोलूं तो तुम्हारी तो संगति ही खराब है, गलत लोगों के साथ तुम उठते बैठते हो। अगर 10 अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो बेटा कुछ अच्छा ही सीख लोगे। तो बस यहीं पर मम्मी आपको सिखा रही है वैल्यूज की इंपॉर्टेंस, कि हम लोग जिन लोगों के साथ जुड़े होते हैं ना बेटा,
वहीं से कहीं ना कहीं हम लोग कुछ गेन कर रहे होते हैं। देखो जब हम किसी एक माहौल में काफी लंबे समय तक होते हैं तो उस माहौल का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर फर्क पड़ता है, उसका असर होता है, और वहीं से निकल कर आती है बेटा वैल्यूज। तो वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज का मतलब है यहाँ पर वैल्यूज आर समथिंग विच आर एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल। देखो हम जब वैल्यूज की बात करते हैं, हम आदर्श और संस्कार की बात कर रहे हैं, तो गलत आदर्श और संस्कारों की बात तो हम डेफिनेटली नहीं करेंगे। यहाँ हम जब वैल्यूज की बात कर रहे हैं तो कुछ अच्छी चीजों की ही बात कर रहे हैं, विच इज एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल, जिसको मॉरली हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते हो, जो मॉरली करेक्ट हो। ठीक है, सो प्रिंसिपल्स आर दी बेसिक ट्रूथ। लेकिन वहीं पे वैल्यूज के कंपैरिजन में अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूं तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तो कोई बेसिक ट्रूथ है जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो आपके बिहेवियर को यहाँ पर मैनेज करने में मदद करती है। बट वैल्यूज हमारे जनरल रूल्स है फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी फॉर्म थ्रू द कॉमन प्रैक्टिस। कि जब आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी में रहते रहते आपका बिहेवियर भी यहाँ पर बदल रहा है, आप उस सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से। अब क्या होता है ना, अब एक बच्चा 12th तक एक नॉर्मल कह सकते हो माहौल में रह रहा है, अचानक से जब वो 12th के बाद उसने कॉलेज ज्वाइन किया तो वहां का इन्वायरमेंट एकदम अलग है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बच्चे वहां पर आ रहे हैं, उनका रहन सहन, बोलने चालने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल अलग लग रहा है। तो कल को आपको भी लग रहा है कि यार आप अगर उस माहौल के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप अलग से अपने आप को वहां पर लेकर चल रहे हो, तो तुम्हें कहीं ना कहीं अजीब महसूस होने लगेगा। तो तुम भी क्या करोगे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम्हें अपने आप को सोसाइटी का पार्ट बनाना है। तुम चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। भाई अगर आप उनकी तरह नहीं रहोगे तो हो सकता है वो आपको साइड कर देंगे। तो आपको लगता है कि नहीं यार मुझे भी इनके जैसा ही बनना पड़ेगा, मुझे भी इन्हीं के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि मुझे भी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल जाए। राइट, तो वो यही समझा रहे हैं। वो क्या समझा रहे हैं कि देखो जो वैल्यूज है वो जनरल रूल्स बन जाते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी के अंदर, जो कॉमन प्रैक्टिस के थ्रू ही फॉर्म हो रहा है। मतलब वही रेगुलरली जब आप उनके साथ रह रहे हो तो उन सब चीजों को आप सीख रहे हो। ठीक है, सो बट वहीं पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं होते। ये तो रिसर्च का पार्ट है, यहाँ हमने कुछ रिसर्च किया है, सिचुएशंस को देखा है, तब ये टेक्निकल होते हैं नेचर में। यहाँ पे तो टेक्निकल नेचर, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक सोसाइटी है। ठीक है बेटा, तो तीन चीजों के साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कंपेयर किया। सबसे पहला तो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, उन्होंने कहा देखो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस तो जनरल लॉ है, जनरल ट्रूथ है, और ये तो सच्चाई है जिसको बदला नहीं जा सकता, ये रिजिड होते हैं। ठीक है, जिसको हमने लेबोरेटरी में टेस्ट कर रखा है। वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए उन्होंने कह दिया कि भाई देखो ये रिजिड तो नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर बदलाव कर लेते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस है। हमने जब इसको कंपेयर किया टेक्निक्स के साथ, तो हमने ये कह दिया कि टेक्निक तो कुछ सीक्वेंस है, कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, और जब हम टेक्निक को फॉलो कर रहे होते हैं तो हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की मदद लेते हैं डिसीजन लेने के लिए। फिर जब हमने वैल्यूज के साथ इसको कंपेयर किया तो हमने कहा कि देखो भाई वैल्यूज तो कुछ रूल्स है जो सोसाइटी टू सोसाइटी अलग अलग हो सकते हैं, और ये हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। बट फिर से उन्होंने ये बात बोली कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहीं से सिखाया नहीं जा रहा है, ये तो रिसर्च वर्क का रिजल्ट है, हमने रिसर्च किया है सिचुएशंस के अंदर, तब जाके हमने इनको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया। तो ये कहीं ना कहीं टेक्निकल इन नेचर है। ठीक है, समझ गए मेरे बच्चे सारी बात? तो अब आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो एक एक लाइन का मुझे बता देना कि पीओएम क्या होता है, पीओएस क्या है, वैल्यूज क्या है, टेक्निक्स क्या है, एक एक लाइन कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है बच्चों, बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने लिखा भी था वहां पे, तो हमें क्या पढ़ना है बच्चों? देखो ये रहा हमारा नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो पहले तुम्हें नेचर की मेमोरी ट्रिक दे देती हूँ। चलो भाई उठाओ अपनी कलम और मेरे साथ नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मेमोरी ट्रिक लिखो। तो बेटा अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में, कॉलेज की कैंटीन में अब मैंने ना एक नई ड्रिंक निकाली है। जैसे कि ड्रिंक बेटा जैसे ये होती है ना माजा, फ्रूटी, ये इस वाली ड्रिंक की मैं बात कर रही हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में
fruity, not fruity, it's fruity and Fanta, fruity and बेटा and क्या लिखा मैंने उसके बाद, Fanta, Fanta पीने गए। ठीक है जी, तो ये हमारी मेमोरी ट्रिक है। अब इसमें अंडरलाइन कौन कौन से वर्ड्स करने हैं आपको, आपको यू, जी, बी, सी, ओ, सी, ए, एफ, ओ और एफ को अंडरलाइन करना है और 1 बाय 1 अब इनके नाम लिखने हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो भाई, यू से मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। उसके बाद बेटा जी से क्या है, जी से है जनरल गाइडलाइंस, जी से क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ई से क्या है बच्चे, बिहेवियरल, बिहेवियरल। ठीक है, उसके बाद सी ओ से है बेटा जी कॉन्टिंजेंट, कॉन्टिंजेंट। और उसके बाद सी ए से है बेटा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप किस चीज का है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद ओ एफ ओ से है बेटा फॉर्म्ड बाय, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। और लास्ट वाला जो एफ है बेटा वो है आपका फ्लैक्सिबल के लिए। ठीक है, तो फटाफट लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों, सो आई होप कि आप सभी लोगों ने या तो लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हम लोग इसके पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, देखो जरा, तो बेटा सबसे पहले नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आता है पहला पॉइंट यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। अब जरा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हमने कहीं ना कहीं ये पॉइंट पहले भी शायद पढ़ा है ना मैम, फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ही तो कुछ था जब हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ साइंस, तो उसमें था ना यू से, क्या था यू से, वो क्या था, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी तो ये था ना 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 ना, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं था वहां पे बेटा, वहां था यूनिवर्सल वैलिडिटी, जहां पे हमने ये पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइन यूनिवर्सली वैलिड है, हर जगह पर उनको वैलिडिटी मिली हुई है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को नहीं। क्यों, क्योंकि आउटकम्स अलग थे, यही बात पढ़ी थी ना। बट बेटा यहाँ क्या बात हो रही है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसे अप्लाई यानी कि यूज कहाँ कर सकते हो। क्या मतलब होता है बच्चों एप्लीकेबिलिटी का, एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि आप इसे यूज कहाँ कर सकते हो, तो यूज तो हर जगह कर सकते हो भाई। मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट की प्रोसेस आप जब हर जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसी तरीके से मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव पढ़ा ना तुमने कि मैनेजमेंट हर जगह पर अप्लाई किया जाता है, चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, आप हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो ना। और जब मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो प्रिंसिपल्स को भी फॉलो कर रहे होगे। तो बेटा मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे आपका पब्लिक हो, प्राइवेट हो, चाहे आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके का आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह पर यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी है किस चीज की, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। देखो बेटा लिखा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल हो, लार्ज हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 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 एक बात ध्यान रखनी है, द एक्सटेंट ऑफ देयर एप्लीकेबिलिटी, यानी कि कब आप कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी की हद, मतलब कि आप किस लेवल तक उस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे, वो डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी आप बिजनेस एक्टिविटी फॉलो करते हो और क्या आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन है। ये सारी बातें उस चीज पर डिपेंड करती हैं। समझ गए बच्चों कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी में।
कि पहली बात तो आपको ये समझनी है कि एप्लीकेबिलिटी अलग है और वैलिडिटी अलग है। तो एप्लीकेबिलिटी का मतलब मैं क्या बता रही हूँ कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हर जगह पर अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, चाहे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का हो। दिस इज द क्रक्स पॉइंट। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आया बेटा, सेकंड पॉइंट किधर है किधर है किधर है किधर है, ये रहा, जनरल गाइडलाइंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अक्सर एग्जाम में एमसीक्यू में इसकी एक लाइन पूछ ली जाती है और पूछते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल है बताओ। ठीक है, तो बेटा जनरल गाइडलाइंस का मतलब क्या है? उन्होंने सिंपल सी एक बात बोली कि जनरल गाइडलाइंस का मतलब सिर्फ ये है कि भाई देखो, तुम अपनी प्रॉब्लम लेकर मेरे सामने आए, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप मुझसे कुछ गाइडलाइंस चाहते थे, आप मुझसे कुछ सजेशन चाहते थे, तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ में बैठ कर शेयर कर रहे हो कि मैम आपको पता है एंजल प्रिया ना मुझे छोड़ के चली गई, अब बताओ उसको कैसे वापस लेकर आऊं। मैंने कहा अच्छा, ये तो तुम ऐसे आए हो मेरे पास जैसे मैं तो लव गुरु बैठी हूँ यहाँ पे, तुम्हें सारी की सारे ज्ञान बांट दूंगी इससे रिलेटेड। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने भी अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने भी अलग अलग सिचुएशन में लोगों को ऐसी सिचुएशंस के साथ गुजरते हुए देखा होगा, तो भाई वहीं से मैंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, और हो सकता हो कि मैंने भी अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस लिया हो, तो उन सभी एक्सपीरियंस को नाप तोल के मैंने आपके सामने कुछ सजेशंस रख दिए। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो सजेशन मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ, हो सकता है कि वो सारी बातों को सुन के तुम्हारे दिमाग की बत्ती जली हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ यार कुछ तो इससे सॉल्यूशन निकल सकता है, बट हाँ ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो बात मैंने तुम्हें कह दी वो बिल्कुल तुम्हारी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन हो। मार्क माय वर्ड्स, रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होते क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा जनरल गाइडलाइंस के अंदर यही बात लिखी हुई है, द प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शन। ये सिर्फ आपके लिए गाइडलाइंस है कि आप कैसे एक्शन ले सकते हो, पर डू नॉट प्रोवाइड। लेकिन ये आपको क्या नहीं कर रहे बेटा, ये आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल योर मैनेजरल प्रॉब्लम्स, कि आपके सामने भैया तुम्हारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं हैं, तुम सोचो कि अच्छा भाई ये बस मैं ऐसे ही कर दूंगा तो मेरी सारी प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। आजकल होता है ना कि लोग जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ, बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि यार ठीक है, अगर मैंने ये एक काम कर दिया तो मुझे मेरी सारी जिंदगी की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बेटा वहां पर वो भी आपको गाइड कर रहे हैं, वो भी आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, पर आपको अपनी सिचुएशन देखनी है। जब आप एस्ट्रोलॉजी की रील्स देख रहे होते हो तो वहां पर वो जो उनकी रीड्स होती हैं वो जनरल रीड्स होती हैं। बोलते हैं ना कि ये हमारी जनरल रीड है, ये हमारी कलेक्टिव्स हैं। कलेक्टिव्स या जनरल रीड का मतलब क्या होता है कि भाई देखो सबके लिए एक जैसी बात हम बोल रहे हैं, आप देखो कि आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग देखो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी यही बात समझा रहा है कि देखो ये आपको रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन नहीं है। रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि तुम्हें किसी पार्टी में जाना था, तुम्हारे पास कपड़े नहीं थे, तुम एक दुकान पे गए, तुमने मस्त सा एक 3 पीस सूट खरीदा, या किसी हमारी प्यारी सी प्रिंसेस ने अपनी प्रिंसेस ड्रेस खरीदी और उसे मस्त पहन के चल दिया और प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नहीं भाई, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो यह है कि तुम्हें कपड़ा ला के अपने हिसाब से उसको सिलवाना पड़ेगा। तुम फिट नहीं बैठ रहे हो यहाँ पर, जो भी मार्केट में जो कपड़े बिक रहे हैं तुम उसमें फिट नहीं बैठ रहे हो, तुम्हारी पसंद के नहीं है भाई। हाँ, तुमने आइडिया ले लिया कि अच्छा ऐसे ड्रेस बन सकती है, ऐसे 3 पीस सूट हम सिलवा सकते हैं, सिलवाओगे तुम अपने हिसाब से अपनी पसंद का। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, बस गाइडलाइंस है कि आप कैसे इस काम को कर सकते हो। दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। क्योंकि देखो एक्चुअल में किताबों में और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। तो जब आप रियल बिजनेस सिचुएशन को देखते हो ना, तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है, डायनामिक होती है, बदलती रहती है और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, लिखा है फॉर एग्जाम्पल इन डीलिंग विद अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में गुट बज रहे थे, गुट बज रहे हैं 2 डिपार्टमेंट में, बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा। अ मैनेजर में एम्फेसाइज द प्रीमिसी ऑफ ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो मैनेजर साहब को पड़ी नहीं है किसी चीज की। मैनेजर साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मेरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो भाई यहाँ उन्होंने कहा कि देखो अगर मुझे गोल हासिल करना है तो इन लोगों के जो लड़ाई झगड़े उसको निपटाना पड़ेगा भाई। अगर ये डिपार्टमेंट आपस में लड़ते रहेंगे तो मेरा काम कौन करेगा। तो उसने ये देखा कि भाई मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है,
ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अगर मैं देखूं तो भाई आपस में जो ईगो क्लैशेस चल रहे हैं उसको हमको भूलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन मिली कि कैसे एक्शन कर सकते हैं, कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, गाइडलाइन देख ली कि यार गोल अचीव करना है, और अगर गोल अचीव करना है तो अभी फिलहाल आपस में जो चल रही है हमारी ईगो क्लैशेस चल रहे हैं या जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें अभी फिलहाल हमें भूलना होगा, पर कैसे उसको भूलेंगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक, डन, समझ आ गया, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, थर्ड पॉइंट, विच इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब इस पॉइंट के अंदर क्या समझाया गया है कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सारे के सारे प्रिंसिपल कोई रातों रात डेवलप नहीं हुए। इन सभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे दिग्गज लोगों ने यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, प्रैक्टिस की है, ऑब्जर्व किया है। मतलब कि अगर यहाँ पर इन्होंने कोई एक गाइडलाइन बनाई तो उन्होंने उस गाइडलाइन को पहले अप्लाई करके देखा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रिजल्ट आया, उसका क्या आउटकम आया, उसको इन्होंने नोट डाउन किया। तब जाकर दुनिया के सामने ये मैनेजमेंट के इतने सारे प्रिंसिपल्स आए। तो भाई देखो, भले ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, फ्लैक्सिबल हैं, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को भी स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, इन सभी चीज़ों के साथ ही डेवलप किया गया है। तो बेटा देखो, तीसरा जो आपका फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक है, जो नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो क्या कहता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस, कि ये हमारे एक्सपीरियंस से आए हैं, एंड द कलेक्टिव विजडम ऑफ द मैनेजर्स, और ये जो हमारे बहुत सारे मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, उन्हीं लोगों की बुद्धिमत्ता से इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को इवॉल्व किया गया है और एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, और धीरे धीरे अभी जब हम इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इन लोगों ने सच में बहुत सारी मेहनत करी है और तब जाकर ही इन प्रिंसिपल्स को इवॉल्व किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फोर्थ पॉइंट जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ना, वो फ्लैक्सिबल होते हैं। अब फ्लैक्सिबल का मतलब क्या है मैडम? बेटा फ्लैक्सिबल का मतलब है कि जिसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो बच्चों, मेरे हाथ में ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट एक फॉर्म टाइप है। अब क्या हुआ कि मुझे इसे अपनी पॉकेट में रखना है, पर मेरी पॉकेट थोड़ी सी छोटी है और उस पॉकेट के अंदर ये आ नहीं रहा, तो मतलब इसको मैं इस तरीके से तो इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया और इसको इतना छोटा सा बना दिया और मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया और अब किसी को भी नहीं पता चल रहा कि मेरे पास क्या है। मतलब वो जो इतना बड़ा मेरे हाथ में एक फॉर्म था, मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने एक नई शेप दी और अपनी पॉकेट में रख लिया और आराम से अब मैं उसे लेकर ट्रैवल कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि क्योंकि उसके अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी थी, क्योंकि उसके अंदर मुझे ये मिल रहा था कि भाई मैं इसकी शेप को चेंज कर पा रही हूँ। देखो ये इतना बड़ा था और मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड जब करा तो मैंने इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में, ये शेप ही चेंज कर दी मैंने इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक फ्लैक्सिबिलिटी मिली कि यहाँ पर मैंने कुछ चेंज किया है, राइट। बट अब मेरे हाथ में ये एक पेन है, अब ये पेन भी डायरेक्टली इस तरीके से मेरी पॉकेट में नहीं आ रहा है, तो मैं अगर चाहूँ कि मैं इसकी शेप चेंज कर दूं, यानी कि मैं इसको ऐसे 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 करके बेंड कर दूं या कुछ और शेप में इसको लेकर आ सकूं या इसको फोल्ड कर सकूं, मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ मैं इसके अंदर कोई भी चेंज? क्योंकि बेटा ये रिजिड है। ये क्या है? ये रिजिड है, बिल्कुल ठोस है, ये मैं इसको नहीं बदल पा रही ना। तो बस बेटा यही होता है, बेटा यही होता है फ्लैक्सिबल। फ्लैक्सिबल का मतलब होता है कि जिसको आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो। आज मेरी पॉकेट का साइज छोटा था तो मैंने उस फॉर्म को फोल्ड 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 करके उसके अंदर चेंजेस करके मैं उसको अपनी पॉकेट में रख दिया। कल को अगर मेरी पॉकेट बड़ी होगी या मेरे पास एक अलग से एक अपना पर्स होगा कैरी करने के लिए, तो मैं इजीली उसको एज इट इज भी यूज कर सकती थी। तो बेटा फ्लैक्सिबिलिटी आपको इसी चीज के बारे में समझाती है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी फ्लैक्सिबल होते हैं, यानी कि वो इतने एडजस्टेबल होते हैं कि अगर आपकी सिचुएशन बदलती है तो सिचुएशन के हिसाब से आप उसके अंदर चेंजेस लेकर आ सकते हो, आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, आप अपने प्रिंसिपल को अलग तरीके से यहाँ पर चेंजेस लाकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यानी कि चेंजेस इंट्रोड्यूस करना इज फ्लैक्सिबिलिटी,
एडजस्टमेंट करना इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, समझ आया बेटा क्या है फ्लेक्सिबिलिटी? अभी थोड़ी देर बाद दोबारा पूछूंगी क्योंकि इससे ही मिलता जुलता एक और फीचर बताऊंगी मैं आपको। देखो जरा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन। देखो भाई, ये डॉक्टर की बताई हुई कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि जिसमें उन्होंने बता दिया कि सुबह शाम दवाई लेनी है, आधी ही गोली लेनी है। तो इस तरीके की ये बात नहीं कही गई है। विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, जिसको एज इट इज ही फॉलो किया जा सके। दे आर फ्लैक्सिबल एंड कैन बी मॉडिफाइड। अब बेटा ये जो वर्ड आ गया ना मॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि जिसको आप चेंज कर सकते हो, विच कैन बी चेंज बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन। और ऐसा आप कब कर सकते हो? कब कर सकते हो बेटा? व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। जब आपकी सिचुएशन आपको दिखे तो उस टाइम पर आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। जैसे कि आपका स्कूल का टाइमिंग विंटर में अलग होता है, समर में अलग होता है, एग्जाम टाइम पे अलग होता है, तो देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ना। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं उन्होंने रखा कि नहीं भाई चाहे जितने भी कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़ जाए, बच्चों को सुबह 7 बजे ही स्कूल बुलाया जाएगा, या जितने भी यहाँ पर भीषण गर्मी क्यों ना पड़ जाए, हम बच्चों को यहाँ पर दोपहर को 2:30 बजे ही स्कूल से निकालेंगे। अरे भैया चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम ही क्यों ना हो, हम तो बच्चों को 6 घंटे स्कूल में रखेंगे, कोई 3 घंटे वाला हमारे यहाँ पे प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से वो भी अपने यहाँ पर रूल्स में चेंजेस करते हैं कि जब उन्हें लग रहा है कि यार गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस टाइम पे उन्होंने 2 से 3 घंटे के लिए स्कूल खोला, और ऐसे आवर्स में खोला जहां उन्हें लग रहा है कि चलो इस टाइम पे थोड़ी गर्मी कम होती है, ठीक है, बच्चा एक सही समय पर अपने घर पे पहुंच जाए। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं, यहाँ पर उन्होंने उन चीजों को अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कि जैसी चीजें बदल रही हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने प्रिंसिपल्स के अंदर, अपनी गाइडलाइंस के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, सो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है कि जहां पर आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एज पर द सिचुएशन, एंड दे गिव द मैनेजर्स इनफ डिस्क्रिएशन टू डू सो। डिस्क्रिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ पर आप कह सकते हो काइंड ऑफ फ्रीडम, अपनी मर्जी। यहाँ वो थोड़ी सी अपनी मर्जी के हिसाब से जो उनका प्रिंसिपल है वो उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, यानी कि इतनी एटलीस्ट उनके पास फ्रीडम है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। राइट, चलो धीरे धीरे जब प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना तो ये बात समझ में आएगी। उसके बाद बेटा 5th पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट है मेरे बच्चे मेनली बिहेवियरल। लेकिन जितने भी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना बेटा, ये सारे बिहेवियरल है। बिहेवियरल का मतलब बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। और आपको पता है हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी क्यों लानी पड़ी? फ्लेक्सिबिलिटी लानी भी इसलिए पड़ी क्योंकि हम अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। जब हम एक मैनेजमेंट में काम करते हैं ना बच्चे, तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को ह्यूमन बिहेवियर के साथ ही डील करना होता है, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी इसीलिए बिहेवियरल कहा गया है। कैसे? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। असली खेल ही यही है, असली गेम यही है कि हमें ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है। भाई अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हमारे यहाँ पर आकर काम करते हैं। अब कोई निकम्मा नालायक भी आकर काम करता है, और कोई बहुत ईमानदार और मेहनती भी पर्सन आके काम करता है। ठीक है, बेसिकली हमारा एज अ मैनेजर टास्क क्या है कि भाई हमें तो सबको पढ़ाना है। अब तुम लोग भी तो अलग अलग तरीके के हो ना। एक बच्चा बैठा हुआ है, वीडियो देख रहा है कि नहीं आज तो मुझे इस चैप्टर को इन डेप्थ समझना है, अच्छे समझना है, एक एक चीज को नोट डाउन करूंगा। और एक देख रहा है कि चलो अच्छा आज देखते हैं, पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ा रही है मैडम। आज तो ये बस ये मैडम, आज मैडम का टेस्ट ले रहे हैं हम बैठ के कि चलो हम आज देखते हैं कि आज मैडम कैसे पढ़ा रही है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो अभी अलग अलग जगह पर जाके देखेंगे कि कैसे कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ लोग ये देख रहे हैं कि चलो यार अभी तो ये बहुत डेप्थ में चल रहा है, एक बार में जब एक साथ वन शॉट सीरीज आएगी तब देख लेंगे। तो आप भी एक अलग अलग माइंडसेट के साथ बैठ के इस वीडियो को देख रहे होगे, है ना। अब मेरा काम क्या है कि मेरा काम है हम सभी को इन्फ्लुएंस करना कि भाई सुनो, यही है एकमात्र ऐसी जगह जहां पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे, जहां पर तुम्हें हर एक एक चीज का मीनिंग बताया जाएगा, इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा, किसी भी कंफ्यूजन के साथ तुम्हें यहाँ से भेजा नहीं जाएगा। और अगर आप अच्छे से अभी पढ़ के चलोगे तो एंड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड में वो बच्चा स्ट्रगल करता है जो यहाँ पे शॉर्टकट अपनाता है, यहाँ का शॉर्टकट उसे वहां पर बहुत दुख देता है।
अगर आपने अभी शुरुआती डेज में आपने अगर मेहनत कर ली, अच्छे से चीज़ों को समझ के चले, तो वहाँ तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम में। सीधे तुम एक बार एक रिवीजन करोगे और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये मेरा काम है भाई कि मैं अपनी पूरी मेहनत करूँ, अपने पूरा ट्राई करूँ, कोशिश करूँ कि आप मेरी इस बात को समझें और मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बेटा यही काम हो रहा है, बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और क्या बात आपको इसके अंदर समझनी है कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करने में मदद करते हैं। फिर ये प्रिंसिपल आपकी मदद करते हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप। अब यहाँ पे बेटा आपको एक रिलेशनशिप समझना होगा, किसके बीच में, बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। अब देखो, आपको काम कुछ और दिया जा रहा है और आपके स्किल्स किसी और चीज के हैं, तो इनके बीच में जब तक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा तो सारा काम बेकार है। अगर आप अच्छे से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो तो वहां पर आपको ये चीज समझाई जाती है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ना बेटा, पैसे बचाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं कि उन्होंने, मान लो उनको जरूरत थी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉय को, अब उन्होंने एक एम्प्लॉय रख दिया, अपने पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते में रख दिया। अब जो उन्होंने बंदा रखा उसको सिर्फ मैनेजमेंट की जानकारी तो थी, उसने थोड़ा बहुत बचपन में मैनेजमेंट पढ़ा तो था, लेकिन उसके पास कोई एक एक्सपर्ट नॉलेज नहीं थी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कैसे करते हैं। अब तुमने क्या किया, उसके स्किल्स उस चीज के रिगार्डिंग थे नहीं, तुमने उसको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो तुम्हें प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही, तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि यार कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। अब तुम फिर उस बंदे को ब्लेम कर रहे हो। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती भाई तुम्हारी है ना, तुमने तो रखा उसको काम पे। वो तो नहीं आया था तुम्हारे पास ये कहने के लिए कि मुझे तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम आता है। उसने तो तुम्हें आके ये बोला था कि मैं तो नॉर्मल एक क्लरिकल वर्क कर लेता हूँ। अब तुम्हें ये देखना था ना कि यार क्लरिकल वर्क करने के लिए वो कह रहा है, पर हम उसे क्या काम सौंप रहे हैं। तो तुमने यहाँ पर एक रिलेशनशिप नहीं बनाया बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्स एंड बिटवीन द मटेरियल रिसोर्स, कि तुमने जो उनको उसको सामान दिया काम करने के लिए या जो तुमने उसको वर्क असाइन किया वो उसके स्किल से मैच ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ तुमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब यहाँ पर उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऐसा काम कर रहे होते हैं ना जो काम हमें करना नहीं आता है, तो कई हद तक हमारा जो माइंड होता है वो फिर डाइवर्ट हो जाता है, हम उतने पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पाते हैं, तो उससे फिर हमें प्रोडक्टिविटी भी देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल यही मदद करते हैं कि आपको ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में एक रिलेशनशिप बनाना है, तभी तो आप ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस यहाँ पर मैच कर पाओगे। देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल में भी लिखा है कि मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक लेआउट तैयार कर रहे थे। लेआउट का मतलब समझते हैं ना कि अरेंजमेंट करना होता है कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ रखी जाएगी। तो उस टाइम पर ऑर्डरलीनेस चाहिए होती है ताकि जो वर्क फ्लो है वो फ्लो ऑफ मटेरियल के साथ या मूवमेंट ऑफ मैन के साथ मैच कर सके। मतलब जो लोग जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके काम करने के जो रिसोर्सेज है वो उनके आसपास ही होने चाहिए। अब मान लो तुम्हारी स्टडी रूम तुम्हारे एक जगह पे है, बुक्स तुमने कहीं दूसरे किसी रूम में रख रखी है, तो भाई इससे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी ना। तुम जहां पढ़ाई करते हो वहीं पर तुम्हारे पढ़ाई का सारा सामान होना चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन वाली सारी चीजें, तुम्हारा स्मार्ट टीवी, तुम्हारा मोबाइल फोन, ये सब कहीं और होने चाहिए। उस टाइम पे ये सब तो चीजें तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए। तो भाई इससे क्या समझ में आता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बार बार आपको ये बात बता रहा है कि ये सारी चीजें भी आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? देखो कॉज का मतलब क्या होता है? कॉज का मतलब होता है कारण। ठीक है, कारण, मैंने कारण बिल्कुल सही लिखा है ना। और इफेक्ट क्या होता है बेटा? इफेक्ट क्या होता है? अब इफेक्ट को मैं हिंदी में तो नहीं बता पाऊंगी, मैं इसको आपको दूसरी अंग्रेजी में बता सकती हूँ। आउटकम या कह लो रिजल्ट। ठीक है, यानी कि कोई एक कारण और एक दूसरा उसका एक रिजल्ट। ठीक है, तो एंजल प्रिया ने राजू को अपना नंबर देने से मना कर दिया और हमारे राजू का उस दिन दिल टूट गया जब उसने एंजल प्रिया को राहुल के साथ जाते हुए देखा। तो यहाँ पर एंजल प्रिया का उसको धोखा देना, एंजल प्रिया का उसको धोखा देना तुम्हें पता है क्या है? कॉज है। और हमारे राजू का सैड होकर घूमना, पढ़ाई में उसका मन ना लगना, उस चीज का इफेक्ट है। अब ऐसे ही इफेक्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलते हैं। चलो एक और चीज दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ में अभी एक पूरा एक पेपर है, बिल्कुल सही सलामत है, एकदम अपनी फर्स्ट क्लास अपनी कंडीशन में। अब मैंने इस पेपर को फाड़ दिया। अब जब मैंने इस पेपर को इस तरीके से फाड़ दिया तो ये दो टुकड़ों में बट गया। तो मुझे एक बात बताओ, ये दो टुकड़ों में कैसे बटा? क्योंकि मैंने इसको फाड़ दिया।
तो मेरा इसको टीयर करना इज द कॉज, और ये जो आपको दो हिस्सों में बटा हुआ ये पेपर दिख रहा है, ये है इसका इफेक्ट। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या क्या चीजें आप बता रही हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक और एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये एक बहुत ही सुंदर सा एक रुमाल है। अब मैंने इस रुमाल को छोड़ दिया और ये रुमाल हवा में नहीं रुका, ये तो भाई नीचे गिर गया। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि मैंने एक सामान ऊपर से फेंका और वो नीचे जाकर गिर गया? क्या हो सकता है इसका कारण? अब आप कहेंगे मैम बचपन में पढ़ाई नहीं करी क्या, बचपन में साइंस नहीं पढ़ी थी आपने? मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द कॉज, और मेरा ये गिरा हुआ रुमाल तुम मेरी नजरों से भी गिर गए हो, और ये क्या है इसका इफेक्ट, है ना बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में भी तो कुछ इसी तरीके के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं जो दिखाते हैं अपना कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। चलो तुम्हें यहाँ पर मैं एक प्रिंसिपल के बारे में बताती हूँ। आपको पता है एक बहुत प्यारा प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या होता है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। बस हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगी। अब इस प्रिंसिपल में पता है क्या कहा गया है? इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज है उनको जो पैसा मिलना चाहिए उनकी मेहनत के बदले में, वो अच्छा खासा पैसा मिलना चाहिए कि वो एम्प्लॉय उस पैसे को लेकर खुश हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मुझे एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा मेरी जेब में, जब मस्त मस्त हरे हरे नोट आएंगे मेरी मेहनत के बदले में, तो मेरी ये जो खुशी है क्या ये मेरे वर्क में नहीं दिखेगी? क्या मेरी प्रोडक्टिविटी में ये चीज नहीं दिखेगी? और जब मैं खुशी खुशी मेरे जेब में जो पैसा आ रहा होगा और मैं उस पैसे को लेकर बहुत खुश होंगी, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जो माहौल रखूंगी ना वो भी खुशनुमा माहौल होगा। नहीं तो अगर मेरा बॉस मुझे कम पैसे देता होगा ना, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में घुसते ही कुड़कुड़ करके घुसूंगी और कहीं ना कहीं मन ही मन उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बोल रही होंगी, और वही चीज मेरे काम में भी आ रही होगी, है ना। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज तो बेटा एक कॉज है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है बेटा? कॉज। और इस अच्छे रेम्यूनरेशन की वजह से अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, अगर वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है, बॉस और सुपीरियर के बीच में एक अच्छा रिश्ता आपको दिख रहा है, तो बेटा ये क्या है उस चीज का? ये उस चीज का इफेक्ट है। तो हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक कॉज है और उससे मिलने वाला जो आपका रिजल्ट है, जो आउटकम है, वो उसका इफेक्ट होता है। तो इस पॉइंट में बेटा आपको यही बात समझाई जा रही है that the principle of management are intended to establish relationship between cause and effect that they can be used in similar situation। तो यही बता रहे हैं कि हर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाता है, ताकि एक मैनेजर जब किसी एक प्रिंसिपल को अप्लाई करेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सिमिलर सिचुएशन में, तो उसको पता होगा कि उसका लाइकली इफेक्ट क्या हो सकता है। चलो इसके आगे की कहानी देखो। इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस वो इसको अप्लाई कर सकता है। एज सच दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ये इसकी की लाइन है बेटा, ये इसकी की लाइन है। एज सच दे टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल वाज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट विल बी इट्स लाइकली इफेक्ट, कि अगर हमने किसी एक सिचुएशन में ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई किया तो भाई इसका क्या रिजल्ट हमें मिलेगा, क्या आउटकम हमें मिलेगा, ये हमें पता है। अब जैसे मान लो मेरे बॉस ने सोचा कि हम सबकी सैलरी कम कर देते हैं, तो उसे पता है कि सैलरी कम करते ही क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन आएगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोग बहुत ज्यादा कुड़कुड़ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माहौल नहीं होगा, ये उसे पता है। तो उसे पता होगा कि इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, इसका क्या उसे रिजल्ट चाहिए, ये बात उसको पता है। क्यों? क्योंकि हर प्रिंसिपल आपको पहले से ही कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देकर चलता है। ठीक है, ये पॉइंट भी बेटा क्लियर हो गया। वेरी 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 गुड। अब आखिरी नेचर की तरफ चलते हैं बेटा, विच इज कॉन्टिंजेंट। और ये भी जैसे फ्लेक्सिबल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी तरीके से ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिंजेंट। अब कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? अभी तुम्हारी गर्मी की छुट्टी चल रही है, ठीक है। अब गर्मी की छुट्टी चल रही है तो तुम लोग मस्त अपना आराम से सुबह उठते हो, लेट नहाते धोते हो, अपना खूब इंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, और उसको तुम, हो सकता है कुछ बच्चे उसको अपना बैकलॉग को कवर करने में यूटिलाइज कर रहे होंगे। कुछ लोग सोचेंगे यार पढ़ाई तो पूरे साल ही करनी है, जुलाई से तो बहुत पढ़ना है, चलो अभी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो कि अभी क्योंकि छुट्टी का समय चल रहा है तो आप उस हिसाब से अपना डेली रूटीन बनाकर बैठे हुए हो। क्यों? क्योंकि छुट्टी का माहौल चल रहा है। अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि छुट्टी चल रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, मन नहीं लग रहा है फिलहाल पढ़ने में, तो इसीलिए तुम अपना मस्त एंजॉय कर रहे हो और पढ़ाई के साथ तुम बेवफाई कर रहे हो, राइट। लेकिन
जैसे बेटा वो आएगा ना समय, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जब कहीं ना कहीं हो सकता है तुम्हारे पीटी, तुम्हारे हाफ ईयरली आने लग जाएंगे, टीचर्स तुम्हें रोज आके कुछ ना कुछ बोल बोल कर जाना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स बोलना शुरू कर देंगे कि अरे भैया अब तो पढ़ ले यार, अब तो हाफ ईयरली आ गया और कब पढ़ेगा, और तुझे कितना समय चाहिए मस्त मौज मस्ती करने के लिए, अब बता। तो उस टाइम पे तुम अपना रूटीन किसी और हिसाब से करोगे ना, तुम्हारा पढ़ाई का तरीका ही बदल जाएगा। अब तुम्हारा पढ़ाई का जो तरीका चल रहा होगा वो तरीका उस टाइम पर नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर कॉन्टिंजेंट पता है क्या बताता है, कॉन्टिंजेंट ये बताता है कि जब आप किसी गाइडलाइन को अप्लाई करते हो, मैंने तुम्हें ये बताया कि पढ़ना कैसे है, ठीक है, ये गाइडलाइंस मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम उस गाइडलाइंस को अप्लाई कैसे करते हो अलग अलग सिचुएशन में, क्योंकि सिचुएशन तो बदलती रहेगी, उस बदलती हुई सिचुएशन में तुम अपने गाइडलाइंस को अप्लाई कैसे करते हो उसको कॉन्टिंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कि आप बदलती हुई सिचुएशन में अपनी गाइडलाइंस को अप्लाई कैसे करते हैं उसे कॉन्टिंजेंट कहते हैं। मतलब कि मैं बताती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको फ्लेक्सिबल में एग्जांपल दिया कि जैसे जैसे वेदर कंडीशन चेंज हो रही है कि भाई समर आ रहा है, विंटर आ रहा है, या फिर एग्जाम डेज आ रहे हैं, तो आपके स्कूल वाले अपनी टाइमिंग्स चेंज करते हैं। बस उस टाइमिंग के अंदर उनको अपनी गाइडलाइन यानी कि उनको अपनी पढ़ाई कैसे करानी है, किस तरीके से, जैसे कि अब वो विंटर का टाइम चेंज कर रहे हैं या वो समर का टाइम चेंज कर रहे हैं, तो अब वो पीरियड कितने कितने ड्यूरेशन के लगाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के पीरियड्स लगेंगे, अब ये जो एप्लीकेबिलिटी है ना बेटा, दिस इज कॉन्टिंजेंट। तो जब फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपनी गाइडलाइंस को अप्लाई कैसे करेंगे उसे कॉन्टिंजेंट कहते हैं। तो मुझे लगता है मेरा बच्चा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और कॉन्टिंजेंट क्या होती है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बेटा फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा चेंज के बारे में बात कर रही है कि आपको चेंज करना है, अब जैसे सिचुएशन बदल गई है आप अपने काम करने को तरीके को चेंज कर रहे हो, आपने चेंज इंप्लीमेंट किया, ठीक है, लेकिन उस चेंज के अंदर आप अपने गाइडलाइंस को कैसे अप्लाई करोगे। कॉन्टिंजेंट हमेशा किस चीज के बारे में बात करता है, कॉन्टिंजेंट बात करता है अप्लाई करने के बारे में, यूज करने के बारे में, कि आप उस चेंज के हिसाब से अब अपना काम कैसे करने वाले हो, उसको कॉन्टिंजेंट कहते हैं। कि अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से तुम कैसे गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करोगे, उसे कॉन्टिंजेंट कहा जाता है, ठीक है। तो बेटा दोनों में फर्क समझ आ गया, ये दो चीज लिख कर रख लो क्योंकि आगे जाके काम आएगी। जहां भी आप नोट्स बना रहे होंगे उसके ऊपर एक बॉक्स बना के लिख लेना कि फ्लेक्सिबल चेंज है और कॉन्टिंजेंट अप्लाई, ठीक है। चलो अब एक बार जरा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या लाइनें लिखी हुई हैं। लिखा है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टिंजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ये लाइन मत भूलना बिल्कुल भी कभी भी। डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड करता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अभी के अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अभी के अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। द एप्लीकेशन हैज टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है ना बेटा, बच्चा क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेरा प्यारा बच्चा तो बहुत भोला भाला है ना, तुम बहुत भोले भाले हो और ये लोग अपनी बातों में तुम्हें फंसा देते हैं, ये तुम्हें अपने शब्दों में फंसा देते हैं। बच्चा कहता है कि मैडम ने पढ़ाया था चेंज का मतलब फ्लेक्सिबल होता है, भाई इसका आंसर फ्लेक्सिबल है, लेकिन मैडम ने एक और बात भी तो बताई, वो नहीं सुनी तुमने। मैडम ने क्या बात समझाई, मैडम ने बोला कि जहां बात एप्लीकेशन की आ जाए कि प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे कर रहे हो, आपको अपने प्रिंसिपल की एप्लीकेशन को चेंज करना पड़ रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट, उसे कॉन्टिंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो लाइन समझ में आ गई क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है कि सिचुएशन क्या चल रही है, उसके हिसाब से आपको अपने प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर। भाई आप ये कह रहे हो कि हर एक एम्प्लॉय को अच्छा पैसा मिलना चाहिए, जस्ट हो फेयर हो, ठीक है, लेकिन ये जस्ट और फेयर होता क्या है ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है कि एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे खुद की पेइंग कैपेसिटी कैसी है, भाई कंपनी भी उतना पैसा दे सकती है नहीं दे सकती है, एंड ऑल्सो द प्रिवेलिंग वेज रेट, और उस टाइम पर उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का वेज रेट क्या चल रहा है,
क्या नॉर्म्स चल रहे हैं वेजेस से रिलेटेड, वो भी तो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो भाई डिपेंड करता है, हमने कह दिया कि ठीक है हम रेम्यूनरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन रेम्यूनरेशन अप्लाई करने के लिए भी पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है, उस हिसाब से ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। दिस इज कॉन्टिंजेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम लोगों ने फीचर्स कर लिए हैं कंप्लीट। अब मेरे साथ एक बार मेरे सारे प्यारे बच्चे रिवाइज करेंगे कि क्या था। अंडर ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज की कैंटीन में फुल टी और फैंटा पीने गए। सो फटाफट से सारे मेमोरी पॉइंट्स लिख दो कि क्या है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और इनके नोट्स अपने बना लेना। एक वीडियो के एंड होने के बाद ही एनसीईआरटी से अपने नोट्स बनाते रहो मेरे प्यारे बच्चों। समरी नोटबुक मेरे साथ बनाओ, और डिटेल नोटबुक अपने नोट्स की जो है वो अपने लेक्चर के बाद बनाया करो। आपको यहाँ पर मैं सारी चीजें अंडरलाइन करा ही देती हूँ। और अगर आपको ये मेरी हाईलाइटेड वाली एनसीईआरटी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा संकल्प बैच का जो कोर्स है जो 99 रुपीज का है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज तीनों के जो लेक्चर नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप उन नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।